जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 30 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर की। तो दोस्तों 29 अप्रैल 2026 को मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है। और दोस्तों ये पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने का भी काम करता है। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में कितनी लागत आई है? तो 36,230 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इससे मेरठ से प्रयागराज की जो यात्रा है उसका समय 6 घंटे कम हो सकता है। इस एक्सप्रेस वे में कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये सभी इसमें जिले पड़ते हैं। देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस वे हैं उत्तर प्रदेश के। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर और सबसे लंबा है ये गंगा एक्सप्रेस वे जो कि 594 किलोमीटर का है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये 302 किलोमीटर का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर का है। यमुना एक्सप्रेस वे काफ़ी चर्चा में रहता है, 165 किलोमीटर का है ये। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है 91 किलोमीटर। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है 25 किलोमीटर का। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश को क्या करार दिया है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय मिशन। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के अनिवार्य प्रवेश को राष्ट्रीय मिशन करार दिया है। तो होता क्या है दोस्तों, जो निजी स्कूल होते हैं उसमें आरटीई अधिनियम 2009 के तहत जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें प्रवेश दिया जाता है निजी स्कूलों में। ठीक है, तो इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मिशन करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य सरकार द्वारा आवंटित गरीब बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या है कि जो आरटीई अधिनियम 2009 है इसके तहत निजी स्कूलों में भी कुछ सीटें कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए आवंटित की जाती हैं। तो कई बार जो निजी स्कूल होते हैं वो आनाकानी करते हैं इन सीटों को अलॉट करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरटीई अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जो गरीब बच्चों के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं उनमें दाखिला देने से मना नहीं कर सकते हैं निजी स्कूल। कोर्ट ने कहा है कि यह अनिवार्य है और इसमें देरी करना संविधान के अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याद रखिएगा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21A में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 21A की। तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की भी बात कर लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत की संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है और यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये अधिनियम तो 2009 का है लेकिन ये लागू हुआ था 2010 में 1 अप्रैल को। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बताता है। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा
मिलनी चाहिए, यह उनका मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का रक्षा खर्च कितना रहा है? तो भारत का रक्षा खर्च 92.1 अरब डॉलर रहा है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का रक्षा खर्च 8.9% बढ़ गया है और भारत का रक्षा खर्च 92.1 अरब डॉलर हो गया है। इस प्रकार से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बन गया है। यह वृद्धि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपातकालीन खरीद के कारण हुई है। अगर हम सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की बात करें तो उसमें पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रूस, चौथे पर जर्मनी और 5वें स्थान पर भारत है। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है, यानी कि दुनिया में हम दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट करते हैं। बात करते हैं सिप्री की या स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इसकी जो स्थापना है ये 1966 में स्वीडन की सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम स्वीडन में। और इसका उद्देश्य दुनिया भर में जो संघर्ष होते हैं, युद्ध वगैरह होते हैं और हथियारों का जो हस्तांतरण होता है, निरस्तीकरण के जो प्रयास होते हैं, उनको एनालिसिस करता है। यह हर साल अपनी ईयर बुक जारी करता है जिसमें ये बताता है कि किस देश ने सेना पर कितना खर्च किया है, हथियारों का व्यापार कितना हुआ है, परमाणु हथियारों की स्थिति क्या है। तो इन सभी पर ईयर बुक जारी की जाती है सिप्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, DPI एट 2047 पहल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने हाल ही में DPI एट 2047 विकसित भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप, यानी कि ये स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू इनेबल नॉन लाइनर इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों DPI एट 2047 में DPI का मतलब क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यह रिपोर्ट एक स्टेप फाउंडेशन और डेलॉयट के द्वारा तैयार की गई है। तो दोस्तों जो DPI एट 2047 है, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या है? तो दोस्तों ये जो पहल शुरू की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $18,000 तक पहुंचाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसमें आप स्टार्ट जरूर करिएगा। तो DPI एट 2047 का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए और भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन तक पहुंचाई जाए और प्रति व्यक्ति आय $18,000 तक पहुंचाई जाए। नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अशोक लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर वर्तमान में CEO हैं अतिरिक्त प्रभार के रूप में। योजना राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अभी हाल ही में इसके पूर्णकालिक सदस्य चुने गए हैं राजीव गौबा, प्रोफेसर KV राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर और डॉक्टर M श्रीनिवास। तो नीति आयोग के बारे में ये जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मिशन सक्षम पहल को किस संस्था ने शुरू किया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा मिशन सक्षम पहल शुरू की गई है। तो RBI ने शहरी सहकारिता बैंकों में सुशासन, परिचालन क्षमता और अनुपालन संस्कृति में सुधार करने के लिए मिशन सक्षम शुरू किया है। तो इसका सक्षम का जो फुल फॉर्म है वो है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, तो इसे शॉर्ट में सक्षम बोला जाता है। तो सक्षम पहल या मिशन सक्षम जो है वो RBI ने शुरू की है। इसका उद्देश्य है सहकारी बैंकों में कामकाज की जो क्षमता है वो बढ़ाना और इसके अलावा मैनेजमेंट को मजबूत करना।
बात करते हैं आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई की सुधा बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। और इस दिवस को किसने प्रायोजित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा इसको प्रायोजित किया गया है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और इसका उद्देश्य नृत्य के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है और जो भावनात्मक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि यह दिन आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवेरे की जयंती पर मनाया जाता है। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के उमरोई में स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में प्रगति बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना। तो दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा मेघालय के उमरोई में एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाना है जिसका नाम रखा गया है प्रगति, और ये इसका पहला संस्करण है। तो प्रगति अभ्यास का पहला संस्करण मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। इसमें 11 देश शामिल होंगे जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी देश शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, और भारत तो शामिल होगा ही। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास होने जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा मेघालय के उमरोई में। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यास डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे सी ड्रैगन अमेरिका में हुआ है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। IONS IMEX 2026 अभ्यास कोच्चि में हुआ था और इसमें 12 सदस्य देश शामिल हुए थे जिसमें बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, तिमोर लेस्टे, ये सभी शामिल हुए थे। फ्रीडम शील्ड साउथ कोरिया में हुआ था, अमेरिका साउथ कोरिया के बीच में। लामेतिय सेशेल्स में हुआ था, भारत सेशेल्स के बीच में। वायु शक्ति पोखरण राजस्थान में भारतीय वायुसेना के द्वारा। वज्र प्रहार बकलो हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन चौबटिया उत्तराखंड भारत और जापान। साइक्लोन अभ्यास अंसास इजिप्ट में हुआ है और इसमें भारत और इजिप्ट ने हिस्सा लिया था। डस्टलेक अभ्यास उज्बेकिस्तान में हुआ है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच। INSLN डिवेक्स 2026 का आयोजन श्रीलंका में हुआ है, भारत श्रीलंका ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, आर ऋतिका श्री किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की आर ऋतिका श्री तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। वह सलेम की रहने वाली हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, जैसे जस्टिस लीसा गिल, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हैं। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक यानी ओपनली क्यूर सांसद बनी है, ये राज्यसभा में सांसद बनी है, ये बात आप याद रखिएगा। सुसान कोयल ऑस्ट्रेलिया की सेना प्रमुख। अश्विनी भिड़े
बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर, भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद, हरशरण कौर त्रेहन पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल बनी है, धन्या नाथन केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इससे आप नोट जरूर करिएगा। तो बांग्लादेश ने अपने पहले रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूस की मदद से यूरेनियम ईंधन भरने यानी फ्यूल लोडिंग की प्रक्रिया शुरू की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो ये बांग्लादेश में है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मदद कौन कर रहा है? तो रूस मदद कर रहा है। और अब इसमें फ्यूल लोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि इसमें फ्यूल भरा जा रहा है। यह कदम बांग्लादेश को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाने और बिजली संकट से छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण है। और अब जो बांग्लादेश है ये दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश के पाबना जिले के ईश्वरदी में पद्मा नदी के किनारे पर स्थित है। यह 2400 मेगावाट की कुल क्षमता वाला प्रोजेक्ट है और इससे देश की जो बिजली मांग है उसका लगभग 10% पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, एपीडा द्वारा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो एपीडा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक आधुनिक बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन फार्म स्थापित करने जा रहा है। यह केंद्र बासमती जो चावल होता है उसकी गुणवत्ता सुधारने और इसके अलावा उच्च किस्म के बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देगा। इससे पहले मेरठ में भी इस प्रकार का बासमती केंद्र स्थापित किया हुआ है। एपीडा की बात करें दोस्तों, तो एपीडा एक ऐसी संस्था है जो फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में मदद करती है। जैसे किसानों के जो फूड प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करती है, यानी विदेशों में उसको एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन मदद करता है? एपीडा करता है। एपीडा की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह फल, सब्जी, मांस, डेयरी, पोल्ट्री उत्पाद, बिस्कुट, शहद, अनाज, जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात को ये बढ़ावा देता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। FEV 600 कूपन कोड यूज करें इसके लिए। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, कॉम्बो पैक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन ऐप पर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलेगा। तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, इस प्रकार से आपकी रैंक भी जारी की जाती है। ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली और जितने भी GK GS की जो ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त जरूर करिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है, या हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। NCB ने किस ऑपरेशन के तहत ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता पाई है? ऑपरेशन ग्लोबल हंट। कौन सा देश 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से अलग हो जाएगा? UAE। किस राज्य सरकार ने UCC लागू करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खासी और गारो किस राज्य की आधिकारिक भाषा बन गई है? मेघालय। ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश के गदमिस बेसिन में तेल और गैस के नए भंडार की खोज की है? लीबिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? उडुपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया है? यूपी, महाराष्ट्र। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद PV सिंधु को कौन सा अधिकार मिला है? तो BWF परिषद में मतदान का अधिकार मिला है।
दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।